नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और इस साल का पहला कारोबारी सत्र तो आप सभी को मनी 9 की टीम की वजह से हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि 2025 आपके लिए एक बढ़िया निवेश के मौके लेके आएगा, आपको अच्छा मुनाफा बना के देगा। अब तक जो स्मॉल कैप मिड कैप में हुआ वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा और एक बढ़िया तेज़ी आईपीओ बाजार के अंदर भी आपको आते हुए दिखाई पड़ेगी और आप सबका जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिटेबल होता हुआ दिखाई पड़े, कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। इस कामना के साथ शुरुआत करते हैं शो की भी और इस साल की भी। तो भारतीय बाजार आज हफ्ते के यानी इस साल के पहले कारोबारी सत्र में बढ़िया चल रहे हैं। थोड़ी सी अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट्स ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जो कई दिनों का मार्केट्स ने एक स्टकअप था एक रेंज के अंदर, उस रेंज से अब थोड़ा अपवर्ड साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इवेंट्स की शुरुआत हो ही चुकी है, ऑटो सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं, साथ ही साथ ऑटो सेल्स के अलावा जो Q3 के अपडेट के नंबर है वो भी आने शुरू हो गए हैं अलग अलग ऑटो कंपनियों के और जल्दी अर्निंग्स की शुरुआत भी हो जाएगी। आज के लिए करीब 0.5% ऊपर सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी भी करीब 1%, 0.5% के आसपास की बढ़त वहाँ पर भी है। निफ्टी बैंक आज करीब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में निफ्टी मिड कैप हरे निशान में है, स्मॉल कैप करीब 1% ऊपर है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन में 1750 शेयर तेजी में और रफली 600 650 शेयरों के अंदर आपको बिकवाली दिखाई पड़ेगी। तो चौतरफा खरीदारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बाजार में खरीदारी का मूड माहौल ज़रूर बना हुआ है। आज हम बातचीत करेंगे अंशुल जी से, हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी से बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपको, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के लिए। और पहले तो नए साल पे आपसे मैं मार्केट को लेके ही एक सवाल पूछूंगा कि कैसा लग रहा है बाज़ार आपको, क्योंकि आज थोड़ा संभला है, बेहतर नहीं हुआ लेकिन संभला है ज़रूर कह सकता हूँ। आप कैसे रीड कर रहे हो? नमस्कार सुमित जी, धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। मेरी और मेरी टीम की तरफ से भी आपको और आपके सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। मार्च से प्रोबेबली हाई लाइकली है कि मार्च से मिड कैप स्मॉल कैप का टाइम वापस लौटेगा और हम भी चौके छक्के मारना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल विकेट पे टिके रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआती 3 महीने तो लार्ज कैप्स में ट्रेड कीजिए, वहां पे विकेट पे टिके रहे तो मार्च से मतलब बॉल पुरानी हो जाएगी, पिच फ्लैट हो जाएगी, तो चौके छक्के मारना आसान हो जाएंगे। खैर अभी के लिए मार्केट थोड़ा सा डल फेज में है। मार्केट इनिशियली जब खुला था तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद से कंप्लीटली डल फेज में है, लेकिन डेटा पॉजिटिव बिल्ड हो रहा है। सुबह से पुट्स में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मान के चलते हैं, क्योंकि सेबी की रिपोर्ट है 97% रिटेलर्स लॉस करते हैं, तो ये ओपन इंटरेस्ट में मान के चल रहा हूँ कि रिटेलर्स लॉन्ग है और एफआईआई शॉर्ट है, तो मार्केट में नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं निफ्टी पे, तो निफ्टी हाई लाइकली है कि यहाँ से चूंकि स्विंग लो रिजेक्ट हुआ है, स्विंग हाई 23,938 तक हम आते हुए दिखेंगे, ये मेरा टारगेट है निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी में भी स्विंग लो रिजेक्ट हुआ है 50,600 के आसपास, तो इसका टारगेट बनता है स्विंग हाई जो 51,979 पे, यानी राउंड फिगर 52,000 पकड़ लीजिए। तो 23,938 निफ्टी पे और 50 या 52,000 बैंक निफ्टी पे, ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए आप रणनीति सुन रहे थे जैन साहब की। जैन साहब कोई नया रेजोल्यूशन लिया है क्या? कुछ बेटर करने की उम्मीद लग रही है क्या 2025 में, जो पूरा करा जाए? क्योंकि आमतौर पे आधे रेजोल्यूशन तो पूरे ही नहीं होते हैं। सो कोई नया रेजोल्यूशन? सर पिछले 10 साल से जो रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि जिम ज्वाइन करेंगे, वेट कम करेंगे, वही इस बार भी लिया है और इस बार लग रहा है कि हो जाएगा। पिछले 4 महीने से ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ उस पर, हाँ। तो लग रहा है कि वो कंटिन्यू हो जाएगा इस साल। देखो जैन साहब, हेल्थ इज़ आवर ओनली वेल्थ, ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो आप खुद ही अपने हाथ में एक स्लिंग बांध के चल रहे हो। आपको ही समझ में आ रहा होगा कि जो सिचुएशन एक बार बिगड़ती है वो वापस ठीक होने में बहुत समय लेती है। सो बेटर है कि इससे पहले बिगड़े थोड़ा संभल ही जाए। तो बढ़िया रेजोल्यूशन लिया है। वैसे आज सबने लिया होगा, तो जिम में आज सुबह सुबह खचाखच भीड़ भी थी बहुत, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, आप कंटिन्यू करना और प्लीज़ करना, ये तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे उल्टा। खैर आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों के सवालों पर भी, और आज के जो स्टॉक्स आएंगे अभी थोड़ी में बजेंगे उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से स्टॉक्स इनके ऊपर आपको फोकस करना है। लेकिन अच्छा एक चीज़ और जैन साहब, वो अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है, कुछ उम्मीद कर रहे हो कि आप यहाँ पर कोई बड़ा फायरवर्क होगा? कि मिड कैप स्मॉल कैप आप ट्रैक करते हो और धमाल मचा रखा था पिछले क्वार्टर में उन्होंने, अब की बारी क्या करना चाहिए यहाँ पे? मोटा मोटा आउटलुक कोई?
देखिए, मोटा मोटा आउटलुक यही है कि 2 क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, तो अब प्रोबेबली इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, क्योंकि दिवाली भी थी, शादी सीजन भी था और सारी चीजें थी। तो मोस्ट लाइकली दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। आईटी में भी अब चूंकि रिजल्ट 2 क्वार्टर के 19-20 निकल गए हैं, तो यहाँ पे भी अब ठीक ठाक रिजल्ट आना स्टार्ट होना चाहिए। पहला रिजल्ट आने के बाद इन्फोसिस से लगभग स्टार्ट होता है, इन्फोसिस या टीसीएस जिससे भी स्टार्ट हो। अगर अच्छे रिजल्ट पोस्ट होते हैं तो एटलीस्ट ओपनिंग अच्छी मिल जाएगी, तो फिर वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद जिनमें अच्छी ईपीएस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ दिखेगी, उन काउंटर्स में एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा 1-1.5 महीने 2 महीने का, और फिर होली के बाद से हम मिड कैप स्मॉल कैप में फायरवर्क्स देखना स्टार्ट करेंगे। चलो, तो अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं अपने पहले दर्शक के सवाल पर, जो है सुमन चौधरी जी का सवाल। थैंक यू सुमन जी, आपको और आपके परिवार को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ के शेयर हैं इनके पास, करीब 60 शेयर हैं, 3200 रुपये के दाम पर खरीदारी है। ये क्वालिटी वाइज तो कोई इशू नहीं है इस कंपनी में ऑब्वियसली, लेकिन भाव इनकी खरीदारी से 10% नीचे है। क्या करना चाहिए इन्हें जैन साहब? लंबी अवधि का नजरिया है। देखिए, लार्ज कैप कुछ स्टॉक्स में करेक्शन चल रहा है, उसमें से एक स्टॉक ये भी है, नीचे 2763 रुपए का मेजर सपोर्ट है। वहां पे आता है तो वापस से आप एवरेज भी कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं। ये मेजर सपोर्ट है, मोस्ट लाइकली ये टूटेगा नहीं, तो यहाँ पे 50-60 रुपए की रिस्क लेके लॉन्ग करना चाहिए। जो जब भी यहाँ से रिवर्स करेगा, टारगेट इसका ऑल टाइम हाई जो 3415 है, उससे एक 10% का एक्सटेंशन पकड़ लीजिए, तो कहीं भी 3700 रुपए तक के टारगेट मिल जाएंगे, 1000 रुपए की अपसाइड रहेगी। बट 2763 इज एन आइडियल बाइंग प्लेस, वहां आके बाई करना है। ओके, तो किस लेवल पर आपको खरीदारी करनी है, आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। इसके अलावा प्रताप सिंह सूरत से पूछ रहे हैं कि ट्रेंड किस भाव पर बाय करना चाहिए और 6 महीने का इनका नज़रिया है। एक चीज़ कि ये लास्ट ईयर का बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मर रहा, लेकिन अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, जो काम करीब करीब 5 से 8 साल में होना चाहिए, वो ट्रेंट ने 78 हफ्ते में कर दिया था, 523% चल के। तो अब जो बाकी समय बचा है, ये साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा, जहाँ पे चीजें कैचअप होंगी। मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, बहुत दूर है मूविंग एवरेज। 50 चार्ट पे भी अगर 50 पीरियड वीकली चार्ट पे भी 50 मूविंग एवरेज देखेंगे, या ईयरली वीवैप, तो वो 5662 रुपए पे आता है। तो थोड़ी सी डाउन साइड दिख रही है यहाँ पे काउंटर में, 6200 से 5600 के बीच में। उसके बाद ये बेस बिल्डिंग में साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाएगा, यहाँ टाइम वाइज कैचअप करेगा। तो अगर किसी को बड़े रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2-3 साल में रख लें, बड़ा रिटर्न बनेगा, तो इस स्टॉक में नहीं बनने वाला। ये बहुत लंबा रिटर्न दे चुका है, 550 5.25% का। अब ये 2-3 साल साइडवेज जा रहा है, जिसकी हाई लाइकली है कि रेंज 5700 से 6200 नीचे की रहेगी, और ऊपर में 8000 8400 की रहेगी। लोअर एंड पे बाई करने की कोशिश कीजिए, अपर एंड पे प्रॉफिट बुक कीजिए, और उसके बाद फिर लोअर एंड आने का वेट कीजिए। 2-2.5 साल कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट देगा, तब फिर बड़े मूव के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, एक सवाल, मतलब इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन थी, वो एक और स्टॉक में थी, वो था टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी भी एक तरफा बहुत बढ़िया चला, और उसके बाद वहाँ पर भी एक रेंज के अंदर ये भी कामकाज हो रहा है। और वही सवाल आया है हमारे अगले दर्शक का, मानस जी का सवाल है। इनके पास टाटा एलेक्सी है 6,990 रुपये का, और टाटा टेक भी है 1,060 रुपये का। क्या करना चाहिए इन्हें? फिलहाल तो लॉस हो रहा है, नज़रिया इनका रफली 5 साल का है, क्या करें? ये 5 साल के नजरिए से तो ये स्टॉक्स एकदम आप बाई करके छोड़ दीजिए, क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा रनअप शार्प था टाटा एलेक्सी में भी, मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो एकदम हार्ड और शार्प रनअप था। 27 महीने में स्टॉक ने 1400% की रैली दी थी। तो उसके बाद से जो डाइजेशन फेज था वो चल रहा है, प्रोबेबली यहाँ से थोड़ा सा लंबा चल सकता है। बट अगर आपका नजरिया 5 साल का है, तो टाटा एलेक्सी में आपको कहीं भी 17,000 के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं, और टाटा टेक भी अपना ऑल टाइम हाई ना सिर्फ टेस्ट करेगा बल्कि एक्सीड कर सकता है। तो दोनों स्टॉक्स में 5 साल के नजरिए के साथ होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए, दोनों स्टॉक्स में आप 5 साल के नज़रिए के साथ बने रह सकते हैं, लेकिन 5 साल का नज़रिया इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हाल फिलहाल में जो ड्रॉप्स हैं उनको आप अगर कहीं स्टेबल हो तो आप जैन साहब से पूछ सकते हैं कहाँ इसको ऐड करना है। आगे बढ़ते हैं, और जसविंदर सिंह साहब का सवाल है एसबीआई एंड टाटा मोटर्स पर। ये पूछना चाह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए एंटर करना चाह रहे हैं। 1 साल का इनका नज़रिया है, पहली बार किसी का शॉर्ट टर्म गेन का व्यू मैंने 1 साल देखा है जैन साहब। तो एसबीआई, टाटा मोटर, क्या करना चाहिए? देखिए, एसबीआई तो अवॉइड कर देना चाहिए। 731 और 707 रुपए आते हुए दिख रहा है, काउंटर में वीकनेस है।
टाटा मोटर्स में जरूर आप 659 का जब भी लेवल मिल जाए आप बॉटम फिशिंग करके एक डेढ़ दो साल के लिए छोड़ सकते हैं, वहां से अच्छे रिटर्न 921 तक का तो बन ही जाएगा, और अगर खींचा तो 1065 और ऑल टाइम हाई भी निकाल सकता है। बट 650 इज अ लेवल जहां आपको फिर लॉन्ग एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए। फिलहाल वहां तक आते हुए दिख रहा है, तो उस जोन में आके माल बटोरना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, सत्येंद्र कुमार साहब पूछ रहे हैं जैन साहब आपसे कि 2025 के लिए किन शेयरों को लेकर रखना है, अगर कोई एक दो नाम बता पाए आप तो। देखिए, स्टॉक से ज्यादा मैं कहूँगा आप सेक्टर पे फोकस कीजिए, और चार छह बार हम इस पे डिस्कस भी कर चुके हैं कि टेक्सटाइल शेयर मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। टेक्सटाइल शेयर्स में आपका ये नहीं कि आउटराइट अभी जाके आप बाई कर लें, बट टेक्सटाइल शेयर्स पे आपका फोकस होना चाहिए। बड़ा पैसा टेक्सटाइल में बनेगा, और जिस हिसाब से न्यूज फ्लो टर्न अराउंड सारी चीजें आ रही हैं, ऑलरेडी उसमें डॉनियर और मयू यूनिकोड चल चुका है, तो उसमें कंसोलिडेशन आएगी। मैं पांच छह शेयर आपको टेक्सटाइल में से नाम बता दे रहा हूँ, उनको वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न बने या टाइटनेस एरिया बने वीकली चार्ट पे, तो उनके ब्रेकआउट्स प्ले कीजिए, बड़ा पैसा बनेगा। पहला नाम है पीडीएसएल, दूसरा नाम है वीटीएल वर्धमान टेक्सटाइल, वेल्सपन नवीन, मयूर यूनिकोड, रूबी मिल्स, डॉनियर और सरला पॉली। इसके अलावा अगर आपका नजरिया 3 से 5 साल का है, तो आलोक इंडस्ट्री यहाँ पे बाई करके अपने डीमैट में डाल दीजिए, और भूल जाइए कि आपके पास आलोक इंडस्ट्री है। रोज रोज हर हफ्ता दो हफ्ता उसका शेयर प्राइस देखने की जरूरत नहीं है। अंबानी साहब 4,000 करोड़ डाल के बैठे हैं, तो हमारा 2-4 लाख रुपए हमको हमेशा डाल के रखना चाहिए। वो जब भी पैसा डालते हैं तो स्टॉक डबल ट्रिपल करके ही मानते हैं, मतलब उतना रिटर्न लेके ही मानते हैं। जब इतना बड़ा गेन उनको दिखता है तभी वो इन्वेस्ट करते हैं, ये सही तरीका होगा बोलने का। तो उनको अगर दिख रहा है तो हमको भी उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। 3 से 5 साल के नजरिए के हिसाब से आलोक इंडस्ट्री लेके छोड़ दीजिए। चलिए, तो टेक्सटाइल सेक्टर जैन साहब को पसंद है और उसमें नए कई सारे विकल्प भी आपको बताए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। आलोक इंडस्ट्री शेयर को आप लंबी अवधि के लिए अदरवाइज देख सकते हैं। ध्रुव पाठक साहब का एक सवाल आया है, आपके तो प्रशंसक हैं पहले तो ये जैन साहब। पुदुमजी पेपर इन्होंने खरीद रखा है और एंजल वन, इन दोनों में टारगेट्स और स्टॉप लॉस ये पूछ रहे हैं। देखिए, पतंजलि पेपर अगेन वही है, 19 दिन जब हमने रिकमेंड किया था, 19 दिन में स्टॉक ने 87% का रिटर्न दिया। उसके बाद से साइडवेज मतलब पुल बैक में है, और अब कंसोलिडेशन फेज में है। एक बार के लिए ये नीचे में 164 टेस्ट कर सकता है, वहां से जब बेस बनना स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट लेग में 300 रुपए तक काउंटर जाएगा। फर्स्ट लेग हम ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं, जब ब्रेकआउट आया था मनी 9 पे हमने रिकमेंड करना स्टार्ट किया था 130 में, वहां से हो गया 230 तक हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट बेस बन रहा है, जब भी ब्रेकआउट आएगा हम जरूर रिकमेंड करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए है तो एक बार रख सकते हैं, अगर बहुत आपको 164 आने पे घबराहट नहीं होती तो एक बार रख सकते हैं, समय लेगा, बट ये स्टॉक आराम से 300 तक, 300 350 जा रहा है। एंजल वन में ब्रेकआउट फेल हुआ, और ये फाइनेंशियल काउंटर्स में थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है, तो एंजल एक बार 2600 रुपए तक आ सकता है। 2600 रुपये तक एंजल बना सकता है। अब पदम जी को भी लेकर आपको राय दी गई है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब अपने दर्शक जो कि राजस्थान में मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनका एक सवाल भी शामिल कर लेते हैं। सर नमस्कार। मुझे बोलूँ तो लैंड चाहिए। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। जो ये पूछना चाह रहे थे, टीटागढ़ रेल, सतीश जी का सवाल था कि टीटागढ़ रेल सिस्टम के 350 शेयर हैं और 1315 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए? तो जैन साहब, टीटागढ़ रेल लास्ट ईयर का तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, अभी क्या करें? देखिए, इन सारे काउंटर्स में बजट से आपको सेल रिकमेंड करते आ रहा हूँ कि 50 से 80% अपने ऑल टाइम हाई से गिरेंगे। लगभग सारे स्टॉक्स 40-45% गिर चुके हैं। उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन में प्री बजट रैली की एक्सपेक्टेशन थी टीटागढ़ में 1249 के ऊपर टिका तो जाएगा 50% रिट्रेस करने 1484 तक, लेकिन 4 ही 5 दिन में ये वापस 1259 के नीचे आ गया। तो अब जो लॉजिकल टारगेट खुलता है वो पुराने ही टारगेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं 994 और 780 के, ये दो टारगेट बहुत जल्दी में आते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, तो सुशील आनंद साहब एक सवाल पूछ रहे हैं इक्सियागो को लेके। करीब करीब 140 रुपए के दाम पर 100 शेयर इनके पास हैं। रीसेंट लिस्टेड है, चार्ट तो बहुत नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी राय इस पर? ये इक्जिगो में एक आईपीओ बेस बनने की शुरुआत हुई है और राइट साइड डेवलपमेंट में है। ये प्रोबेबली एक आध हफ्ते में राइट साइड अगर डेवलप कर लेता है
और 180 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ये वन ऑफ दोज काउंटर होगा जो लिस्टिंग के बाद आईपीओ बेस बना रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है। तो 180 के ऊपर स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। आईपीओ बेस ब्रेकआउट 90 दिन का हो जाएगा और पूरा आईपीओ लगभग 110 दिन का है, तो मान के चलिए कि 40 से 45 दिन स्टॉक में अपमूव बना रहेगा। और 40-45 दिन अपमूव बना रहता है तो 225-240 ये रेंज इसमें आ सकती है। तो 180 के ऊपर बाई करना है, 240 का टारगेट लेके चलिए। ओके। हरिओम पाइप पर राहुल जी व्यू पूछ रहे हैं अपना। करीब करीब 9 से 12 महीने के नज़रिया इनका, और करीब 550 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। और हरिओम पाइप वैसे भी एक अच्छी मूव दिखाया, फिर वापस नीचे आया, अब रेंज में है। अभी क्या राय रखते हो आप? देखिए, हरिओम पाइप में वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया था 750 का, 3 हफ्ते बाद फेल हो गया था। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 504 रुपए था जो टेस्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन वीकली चार्ट पे बनती है वो 439 की बनती है, तो ये काउंटर धीरे धीरे आपको 439 मिल सकता है। फिलहाल 500 का सपोर्ट जोन टेस्ट किया है तो बाउंस बैक रूल आउट नहीं कर सकते हैं, 555 तक बाउंस बैक कर सकता है। बट इवेंचुअली उसके बाद जब नीचे आएगा तो 439.7 प्रिसाइसली लेवल है वीकली चार्ट पे सपोर्ट, उसको टेस्ट कर सकता है स्टॉक। नेगेटिव स्ट्रक्चर है, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन है, लॉन्ग तो नहीं बनता है। अगर है तो 555 के राउंड एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। जी, चलिए, तो आपको राय दी गई है हरिओम पाइप के हिसाब से, आप उसमें कॉल ले सकते हैं। अब मंजीत वर्मा जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी और आपके परिवार को भी, आपके मित्रजनों को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से बोल रहे हैं वर्मा जी आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ सर। ओके, और क्या सवाल है वर्मा जी आपका? मेरे पास सर ओएनजीसी के 100 शेयर सर 238 रुपए जी सर सिर्फ खरीदी है मेरी। और कितना समय लॉन्ग इसको टर्म आप? का व्यू है सर। ओके, तो लॉन्ग टर्म का व्यू है। क्या करना चाहिए जैन साहब? इनके पास ओएनजीसी के शेयर हैं, 100 शेयर 238 रुपए के दाम पर खरीदारी है और नज़रिया लंबी अवधि का है। लास्ट ईयर के तो ये परफॉर्मर रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए इनमें? देखिए, क्रूड ऑयल में वैसे ही डाउनसाइड दिख रही है और ओएनजीसी भी 261 का लेवल प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है, तो 215 रुपए का टारगेट तो वैसे भी खुल गया है। और 215 अगर होल्ड नहीं हुआ तो 163 रुपए तक नीचे आ सकता है। और क्रूड ऑयल में यहाँ से $20 की फॉल दिख रही है जो ओएनजीसी के लिए वैसे भी नेगेटिव है। तो अपने आप में चार्ट स्ट्रक्चर भी नेगेटिव है, क्रूड की तरफ से भी नेगेटिव इसके लिए डायरेक्शन ज्यादा दिख रहा है। तो बेटर है आप इससे एग्जिट करके इसके काउंटर पार्ट जो जिसको क्रूड के फॉल से फायदा होता है, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, उन स्टॉक्स में कन्वर्ट कर लें। आपको बहुत जल्दी रिकवरी भी मिल जाएगी और प्रॉफिट भी मिल जाएगा। आईओसी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट हिंद पेट्रो का चार्ट भी इक्वली गुड है। तो दो में से कोई भी एक स्टॉक आप सेलेक्ट कर लें और उसमें कन्वर्ट कर लें, बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी और प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ओएनजीसी से निकलकर आप आईओसी में या एचपी में जा सकते हैं। वो डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं या अपस्ट्रीम कंपनीज हैं। क्रूड की तेज़ी का फ़ायदा इनको होता है, क्रूड की मंदी का फ़ायदा उनको होता है। अब एक सवाल आया है प्रदीप गर्ग साहब का, आपके प्रशंसक हैं, अंशुल जी हैं, और इनके पास 380 शेयर हैं नाल्को के, 90 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है, और सीईएससी के भी 87 रुपये के दाम पर। तो दोनों की खरीदारी तो अच्छे दाम पर है, करना क्या चाहिए दोनों में अब? पहला स्टॉक सर नाल्को बताया ना आपने? जी, नेशनल एल्यूमिनियम। जी, देखिए नेशनल एल्यूमिनियम फिलहाल थोड़ा सा नीचे आते हुए दिख रहा है, नीचे 194 अराउंड के लेवल से टेस्ट कर सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे रखना भी है तो आपके लिए फिर बेटर प्राइस टाटा स्टील में बनती है, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर के रीटेस्ट पे खड़ा है स्टॉक। अगर अपमूव आती है मेटल्स में तो पहले हिंडाल्को और फिर टाटा स्टील में आएगी, ये सारे काउंटर्स फॉलो करेंगे। जब रिलेटिव स्ट्रेंथ थी तब हमने लॉन्ग प्ले कराया था, अब रिलेटिव स्ट्रेंथ मिसिंग है, तो हिंडाल्को और टाटा स्टील की तरफ देखना चाहिए अगर आप फ्रेश मेटल्स में बाई कर रहे हैं। और अगर किसी के पास नैल्को और सेल जैसे या बाकी छोटे मोटे स्टील के काउंटर्स फंसे हुए हैं मेटल के, तो कैपिटल अपनी टाटा स्टील में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा सीईएससी में भी फिलहाल थोड़ी सी साइडवेज ज्यादा दिख रहा है, बट इवेंचुअली वीकनेस आती हुई दिख जानी चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली व्यू आपको 6-7 बार टच करने के बाद भी अगर नहीं निकलता है तो फिर अपने वजन से गिरना स्टार्ट होता है। इसका पहला टारगेट 153.62 आता है, तो 155-153 की रेंज आती हुई सीएससी में दिख रही है। ओके, तो सीईएससी और नाल्को दोनों को लेकर आपने राय सुनी। एक सभिया जी का सवाल आया है, ये आईआरबी इंफ्रा और ग्लोबल हेल्थ, ये कहाँ खरीदारी कर सकते हैं, या इनका ये कहना है कि नियर टर्म में कहाँ जा सकते हैं, आईआरबी भी और ग्लोबल हेल्थ भी,
क्या करना चाहिए इन दोनों में? और देखिए ग्लोबल हेल्थ मेदांता में आईपीओ के बाद से बेहतरीन रैली रही है। वीकली चार्ट पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसने 45 हफ्ते में 220% का रिटर्न दिया था। उसके बाद से कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, लेकिन सेलिंग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब सेलर्स के पास कोई भी ताकत नहीं बची है। क्वार्टरली वीवैप राइजिंग है, सपोर्टिव है। अप काउंटर अगर 1152 के ऊपर निकलता है, 1155 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 1155 जब भी ये निकले, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, एक महीने बाद, उसके बाद स्टॉक में अपना ऑल टाइम हाई का टारगेट खुल जाएगा 1500 के आसपास का, और जो एक्सटेंशन टारगेट है वो 1800 की तरफ आएगा। तो है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो आराम से यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से बाई करके भी चल सकते हैं। लगभग लगभग 1500 से 1800 दो टारगेट आते हुए दिखेंगे। आईआरबी इंफ्रा एक क्वार्टरली वीवैप से पुल बैक आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो रिट्रेसमेंट का 50% जो आता है वो समवेयर अराउंड 62 आता है, और उसके ऊपर स्विंग हाई 65 पे। तो ये दो टारगेट मिल सकते हैं पुल बैक में, बट जल्दी जल्दी एग्जिट करने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रिवर्सल में 49 तक के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो दोनों को लेकर आपको राय दी गई है और मध्यम अवधि के लिए आप यहाँ पर नज़र बना के रख सकते हैं। सिंह साहब से बातचीत कर लेते हैं, जो कि पंजाब से हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग। शुक्रिया आपका भी। मैज़ागॉन डॉक का स्टॉक्स है, 65 स्टॉक्स हैं 55-50 पे। क्या 2550 या 5550? सॉरी 25-50 पे। ओके, आपके पास 70 शेयर है जी सर। 2550 रुपए के दाम पे, राइट? जी, ओके, स्विंग और ट्रेड के लिए मैंने लिया था ये ट्रेड। कितने समय के लिए लिया, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। स्विंग ट्रेड लिया है। स्विंग ट्रेड लिया था, ओके ओके। जी जी। तो क्या करना चाहिए जैन साहब? इनके पास मज़गांव डॉक के शेयर हैं, 70 शेयर हैं, 2550 के दाम पे खरीदारी है, स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, तो स्टॉप लॉस तो क्लोज ही रखना होगा। आप क्या देख रहे हो स्टॉप लॉस? देखिए पहले मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा, जवाब की मुझे जरूरत नहीं है, ये सवाल आप ही के लिए। अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिया है तो आप कितना प्रॉफिट चाह रहे थे? जितना भी प्रॉफिट चाह रहे थे उसका मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस आएगा उसका आधा आएगा। तो ऑलरेडी 300 रुपये नीचे आ चुका है काउंटर। वीक काउंटर में आप स्विंग मूव लॉन्ग में प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जब 50% रिट्रेसमेंट हो गया है। तो अब यहाँ पे एक्सट्रीम वीकनेस दिख रही है। क्वार्टरली वीवैप जैसे ही गिव अप करेगा 2250 2230 की रेंज में, स्टॉक सीधे सीधे 1915 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो जो भी आपने स्विंग ट्रेड के टारगेट के हिसाब से लिया था, मोस्ट लाइकली उसका आधा 50% तो निकल चुका है, नहीं आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा लीजिए 2220 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। इसके नीचे क्लोज होता है तो सीधा सीधा 1900 रुपये खुल जाएगा। नहीं होता है तो एक बार बाउंस बैक में आपको 2450 तक का रेट मिल सकता है, वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। तो आमतौर पे सर, जब भी कभी आप कोई पोजीशन ट्रेडिंग के व्यू के हिसाब से लेते हो, तो बिल्कुल सही बात कही जैन साहब ने आपको कि जितना आप रिवॉर्ड ढूंढ रहे हो उसका 1/3 हिस्सा या आधा हिस्सा मैक्स आपके लिए एक रिस्क है, यानी कि स्टॉप लॉस है। तो आप उसको ज़रूर फॉलो करके चलिएगा। अब इंडियन होटल 685 शेयर हैं, नहीं 685 रुपये के दाम पर 100 शेयर हैं, कुलदीप चौधरी साहब के पास। पूछ रहे हैं जैन साहब क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सर, स्टॉक में एज सच कोई पैटर्न या वो नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे आउटराइट बाई सजेस्ट किया जा सके। तो मोस्ट लाइकली इस काउंटर को आप पुल बैक में बाई करना चाहिए। फिलहाल के लिए तो एक अपमूव कंप्लीट होती हुई दिखी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अवॉइड लिस्ट में डाल दीजिए अगले 2-3 महीने के लिए, नहीं तो आप एकदम टॉप पे जाके फंस जाएंगे। इसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स में आप देख सकते हैं, क्योंकि इंडियन होटल से ज्यादा रियल एस्टेट की जो वैल्यूएशन इसकी अनलॉकिंग हुई थी, उसकी वजह से पूरी बड़ी रैली आई है। तो ये रियल एस्टेट काउंटर में ज्यादा आएगा। फिलहाल प्रेस्टीज हो गया या फिर गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, लोडा डेवलपर हो गया, अगले 4-6 महीने में वहां बड़ी तेजी दिख रही है कंपेयर टू दिस स्टॉक। तो वहां पे शिफ्ट कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपको रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से स्विच करने के लिए विकल्प भी आपको बताया गया, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब अपने रेगुलर दर्शक राहुल जी से बातचीत करते हैं, चेन्नई से हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार। सर आपको भी और जैन साहब को भी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आप ऐसे ही मल्टी बैगर तलाशते रहें जैसे आप ऑलरेडी करते आए हैं। क्या सवाल है राहुल जी आज आपका? सर मेरा एक्चुअली हरिओम पाइप पे सर, एक्चुअली मैंने अभी 550 पे लिया है, बट मेरा 6 से 9 महीने का नजरिया है और एक्सपेक्टेशन 15 से 20% रिटर्न है, ज्यादा नहीं है।
तो वैल्यूएशन वाइज मेरे को अट्रैक्टिव लगा, इसके लिए भी लिया। क्या लगता है सर आपको, मतलब? तो जैन साहब अभी थोड़ी देर पहले हरिओम पाइप पे बात कर ही रहे थे। जैन साहब 550 रुपये के दाम पर खरीदारी इन्होंने की है, लेकिन इनके साथ दो अच्छी चीज़ें हैं। एक तो इनका नज़रिया लंबी अवधि का होता है, दूसरा इनका रियलिस्टिक रिटर्न होता है 15 से 20% का। सो क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, अगर आपका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन 15 से 20% का है ना, तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लीजिए। इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मार्केट में स्टॉक पिकिंग करें। म्यूचुअल फंड मैनेजर ही 1% का अपना एएमसी चार्ज करके आपको दे देगा। तो करोड़ों के आदमी को 1% अपना एएमसी दे के काम पे लगाइए, जो आपका पैसा ग्रो करेगा। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, डायरेक्ट मार्केट में आ रहे हैं, तो आपका कहीं भी 30-32% से कम का अगर रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हरिओम मेजर सपोर्ट के आसपास है 500, बाउंस बैक कर सकता है 555 तक, बट वहां पे निकलना पड़ेगा क्योंकि 439 के टारगेट हाई लाइकली देखना है इसमें। तो आपको राय दी गई है राहुल जी, और टू एन एक्सटेंट जैन साहब सही भी कह रहे हैं कि अगर आप 15% ही रिटर्न ढूंढ रहे हैं तो बाजार में म्यूचुअल फंड ही बनाकर दे देगा। लेकिन क्योंकि आपकी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही मैं जानता हूँ, आपने बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुत छोटे छोटे दाम पे उठा रखे हैं, तो रियलिस्टिक रिटर्न आपका एनुअलाइज्ड है और आप होल्ड भी बहुत लंबे अवधि के लिए करते हैं, तो ठीक है, आप एक बार रिसर्च कर ही रहे हैं, अकॉर्डिंगली इसमें आगे भी काम करते रहिएगा। अच्छा, कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं जो कि आ रहे हैं। उसमें एक सवाल नेल्को पर है, शॉर्ट टर्म का व्यू पूछ रहे हैं साहिल जी, क्या करना चाहिए? एनईएलको है, एनईएलसीओ जैन साहब। देखिए, नेल्को में बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है 148 हफ्ते का, और 944 पे उसको रीटेस्ट करके दोबारा चला है। काउंटर जहां भी 1324 1330 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तो 1700-1750 रुपए तक के टारगेट ओपन अप होते हुए दिखेंगे। ये टारगेट अचीव होने में इसको कम से कम 6 से 8 महीना लगेगा। तो 1750 का एवरेज एक टारगेट पकड़ के चलिए, 6 महीने का टाइम पीरियड पकड़ के चलिए, अचीव हो जाना चाहिए। ओके, एक शाज गैलरी साहब के हैंडल से सवाल आया है। अंशुल जी, पहले तो आपको प्रशंसक भी हैं, आपको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। 147 शेयर हैं और 168 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी नवकार कॉप में। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। नवकार कॉप कल ब्रेकआउट, परसों ब्रेकआउट दे रहा था, तब हमने अपने भी क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है। लगभग इसी रेट के आसपास 165 169 की, हमने 169 पे किया था, अभी वहां से 4-5 रुपए नीचे है। यहाँ पे हमको कम से कम 220-230 रुपए तक की अपसाइड दिख रही है। 87 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, बट हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की लेके चल रहे हैं 154 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वो स्विंग लो टूटता है तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। जब तक वो पकड़े हुए है, हाई लाइकली है कि आपको 220 240 इस रेंज के टारगेट मिल सकते हैं। तो आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। शक्ति दत्ता साहब का एक सवाल आया है, उन्होंने जेएम फाइनेंशियल के ऊपर सवाल पूछा। 10 से 15 साल का नजरिया है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, कल ही हम इस पूरे ग्रुप्स को स्टडी कर रहे थे, क्योंकि चार्ट पे वीक लग रहे थे और फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे थे, तो हम इस पूरे फाइनेंशियल ग्रुप को स्टडी कर रहे थे। उसमें जेएम फाइनेंशियल हमको बहुत बेहतरीन चार्ट समझ में आया। पुल बैक में जरूर है, मतलब आप अगर डेली चार्ट पे देखेंगे शॉर्ट टर्म का, तो आपको डाउन ट्रेंडिंग दिखेगा, बट ये डाउन ट्रेंड जो है बड़े ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आ रहा है। 238 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बना था 114 पे, उसको रीटेस्ट करने आ रहा है। तो 114 एक बेहतरीन जोन होगी जहां पे जेएम फाइनेंशियल आप एक्यूमुलेट करके अगर 3 साल के लिए छोड़ते हैं, तो 500 रुपए करीब का टारगेट मिल सकता है। उस जोन में आके फिर देख क्या करेगा, बट 3 साल का नजरिया लीजिए, तो 14 के आसपास एंट्री प्राइस बनती है और 500 का टारगेट बनता है। रोशन लाल साहब पूछ रहे हैं कि इरकॉन का क्या करा जाए, कहाँ पर इसको होल्ड करा जाए, कहाँ इसको निकाला जाए, क्या सिचुएशन बनेगी, खास तौर से जबकि बजट सामने खड़ा है? देखिए, लास्ट बजट में 360 के आसपास से 340 के आसपास से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 50% पकड़ के चलिए तो आता है आपका 170 रुपए करीब का टारगेट, जो अभी पेंडिंग है। 211 का सपोर्ट है, उसके आसपास फ्लर्ट कर रहा है। इवेंचुअली जैसे ये बजट का यूफोरिया खत्म होगा, जैसे लास्ट टाइम खत्म हुआ था, तो नीचे 174 और 125 रुपए ये स्टॉक आपको दिखा देगा। तो मेरी वॉच लिस्ट पे कोई भी रेलवे डिफेंस स्टॉक नहीं है। ऊपर से 40-50% टूट चुके हैं, केवल पुल बैक है, नए लोस बनेंगे सारे स्टॉक्स में। तो आपको रणनीति बताई गई है। सुनील बिश साहब मुंबई से हैं और इनका सवाल है सीजी पावर और जुबलेंट फार्मोवा, इन दोनों में ये एंट्री करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन एंट्री कहाँ करनी है ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या राय रखते हो जैन साहब, क्या करना चाहिए और कहाँ एंट्री करनी चाहिए?
ये जुबिलेंट फार्मोवा के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए थे। जून क्वार्टर में ऑलमोस्ट 900% की ईपीएस राइज थी और लास्ट सितंबर 23 में भी 860% की राइज थी। धीरे धीरे ये अपनी बैलेंस शीट क्लीन करके अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। और सिमिलरली वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो 344 हफ्ते का डबल बॉटम का ब्रेकआउट था 970 रुपए के आसपास तक। तो एक बार चांस है 20-25% की कि ये 970 का ब्रेकआउट रीटेस्ट करे। 70% चांस है कि ये 1050 को होल्ड कर लेगा। दोनों केस में 1050 होल्ड हो या टूट के 970 आए, दोनों केस में बाइंग बनता है, क्योंकि इस पूरे जो 344 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है इसका टारगेट 2000 से 2400 रुपए के आसपास आता है। तो बड़े स्ट्रक्चरल बुल रन में छोटा करेक्शन आता भी है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 2000 से 2400 का टारगेट रहेगा। 2 साल का टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए, उसके पहले ही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम बाई करके चलिए कि 2 साल आप एक्सपेक्टेशन रखिए, उतने में टारगेट अचीव होना चाहिए। ओके, प्रतीक साहब पूछ रहे हैं कि एक्मे फिन ट्रेड 120 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो जैन साहब तो करना क्या चाहिए इसके अंदर? एक्मे फिन ट्रेड AKME एक्मे फिनटेक, हाँ AFIL के नाम से। आईपीओ के बाद से कंटिन्यूअसली सेलिंग है। जिस दिन से लिस्ट हुआ उस दिन के बाद से कंटिन्यूअसली सेलिंग है। आज एग्जॉस्टिव सेलिंग थी, ओपन लो के साथ खुला ऊपर आ रहा है। नेगेटिव जरूर दिख रहा है लेकिन चार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। बट फिर भी बाउंस बैक अगर इसको सस्टेन करना है तो आज के सेशन में 81 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। अगर 81 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो फिर ये जो नीचे से मूव आई है फिजल आउट हो जाएगी और धीरे धीरे करके काउंटर 40-42 रुपए तक नीचे आ सकता है, जो कि एक्सटेंशन के टारगेट्स हैं। तो 40 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। अगर 81 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर आप एक बाउंस बैक 96 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसकी उम्मीद लेस देन 30% ही है। एक रोशन जी ने सवाल पूछा है हमसे। इनके पास एक तो पहले आपके प्रशंसक हैं, आपको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया 197 रुपये में इन्होंने खरीद रखा है, यहाँ ये क्या स्टॉप लॉस लेकर चलें, टारगेट क्या रहेगा? और दूसरा HCL इन्फो करीब 17-18 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है, यहाँ क्या करना चाहिए? इन दोनों पर राय दीजिए आप। देखिए कैस्ट्रॉल इंडिया में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 34-35% का करेक्शन हो गया और उसके बाद से एक बेस बन रहा है। नीचे 185 आता है, ऊपर में 225 जाता है। तो आप रेंज पकड़ लीजिए 185-225 की। जब नीचे रेंज के लोअर एंड पे मिले तो बाई कर सकते हैं रेंज के अपर एंड के लिए। लेकिन फिर 185 का मैंडेटरी, अगर 85 पे ले रहे हैं तो 182 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि अगर वो टूटा तो फिर वीकली चार्ट पे जो मेजर सपोर्ट है वो नीचे में फिर सीधा सीधा आता है 153 रुपए के आसपास। तो रेंज है, रेंज को प्ले कीजिए। रेंज के लोअर एंड से 3-4 रुपए नीचे 182 पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। ट्रिगर होता है तो 153 आ जाएगा। और HCL इन्फो को लेकर कोई राय? देखिए HCL इन्फोसिस का अगर चार्ट देखेंगे तो कंप्लीटली मतलब जो शुरू में गिरा लिस्टिंग के आसपास 2007 के आसपास से, उसके बाद से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, अंडर परफॉर्मर है। इसमें बने रहने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, अनलेस कोई बड़ा टर्न अराउंड सिजलॉन जैसा आ जाए कि मैनेजमेंट चेंज और ये सारी चीजें वो अभी होती हुई नहीं दिख रही हैं। तो मैं अवॉइड की लिस्ट में ज्यादा रखूंगा, क्योंकि इस टाइप का स्टॉक है जो एकदम से स्पाइक भी दे देता है। अगर मैं एग्जिट बोल भी दूं और 2-3 दिन में स्पाइक आ गया तो ये वापस री एंटर कर लेंगे और फिर वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह ज्यादा है। हकीम शेख साहब के पास 200 शेयर हैं गैब्रियल के 540 रुपए के दाम पर, और पिरामल फार्मा 280 रुपए के दाम पर यहाँ पर भी खरीदारी है। क्या करना चाहिए दोनों में? देखिए गैब्रियल में क्वार्टरली चार्ट पे क्वार्टरली वीवैप पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। तो ये स्टॉक ऊपर में 535 तक जा सकता है। 535 आने के बाद ये अपना कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट कर लेगा। फिर अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है तो 700 रुपए का टारगेट बनेगा। तो फिलहाल 535 तक के लिए प्ले कीजिए। 535 पे दोबारा सवाल पूछिएगा कि क्या हैंडल का ब्रेकआउट बन रहा है, अगर बन रहा है तो फिर 700 तक के लिए प्ले करेंगे। ओके, और पिरामल फार्मा? और देखिए पीपीएल फार्मा तो मैं कब से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको पोर्टफोलियो में रख के छोड़ दीजिए। जो भी 1-1.5 साल का समय देगा 500 प्लस के टारगेट ले लेगा, क्योंकि आईपीओ बेस ब्रेकआउट है 195 पे, टारगेट 500 रुपए बन रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, मोमेंटम खोज रहे हैं तो वो अभी नहीं मिलेगा अगले 2-3 महीने, बट इन्वेस्टर हैं तो ले लीजिए, 500 रुपए मिल जाएगा आपको 1.5 से 2 साल में। एक संजीव शरण गुप्ता साहब का सवाल है द्वारकेश शुगर पर, करीब 1100 शेयर लिए हैं इन्होंने और 84 रुपए के दाम पर खरीदारी है,
ये शेयर भी लगातार टूट रहा है, अब क्या करना चाहिए इन्हें? और ये कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग वीक स्टॉक है। मेजर सपोर्ट 61 का भी होल्ड नहीं किया है, तो अगला सपोर्ट 38 पे आता है। बट इस बीच में अगर कोई एथेनॉल वाली कहानी बिल्ड होने लगी तो रिवर्सल बन सकता है। अगर उस तरह की कोई कहानी नहीं आई तो धीरे धीरे करके स्टॉक 38 रुपीज तक नीचे आ जाएगा। उबैद अंसारी के पास दो स्टॉक थे, एक नाम है एडीएफ फूड का और दूसरा नाम है सुजलॉन का, और दोनों में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए। सो अब क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, एडीएफ फूड में आप स्टॉप लॉस क्यों लगा के रखे हैं मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि 347 पे जब ब्रेकआउट फेल हो रहा था, थर्ड टाइम ब्रेकआउट हम डिस्कस कर रहे थे कि थर्ड बेस का ब्रेकआउट है, अगर फेल होता है तो बड़ी तेजी से नीचे आएगा। और 2 ही 3 दिन बाद ब्रेकआउट फेल हो गया था, तब 3-4 रुपए नीचे था, तो स्टॉप लॉस लगाने की उस समय जरूरत नहीं थी। ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आ गया था तो ब्रेकआउट की वजह ही खत्म हो गई थी, आपको वहीं एग्जिट कर लेना चाहिए। फिलहाल के लिए नीचे में हाई लाइकली है कि 270 तक आ सकता है। बट ओवरऑल लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो काउंटर में अभी भी शॉर्ट टर्म पेन है, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बुल रन में है। तो ऊपर में आपको कहीं भी 450 के टारगेट मिलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा बड़ा पेन देखना पड़ेगा। और दूसरा सुजलॉन? सुजलॉन में 65 के लेवल के आसपास फ्लर्ट कर रहा है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों फेल हो रहा है, यानी ये चर्निंग फेज में है। मोस्ट लाइकली अप डेज पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट कर रहा है। बट मेरे को बाई करने के लिए एविडेंस चाहिए, और क्लियर एविडेंस चाहिए, वो आएगा 72.5 के ऊपर। अगर आप एग्रेसिव रिस्क टेकर हैं तो प्रीएम्प्टिव यहाँ पे बाई करके रख लीजिए। मोमेंटम खोजना चाह रहे हैं या फिर सेफर बेट प्ले करना चाह रहे हैं तो इसको 7250 के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने दीजिए, तब बाई कीजिएगा। 84 और 109 ये दो टारगेट मिलेंगे। ओके, एक राजन जी का सवाल है, उनके पास स्वान एनर्जी के शेयर हैं 802 रुपए के दाम पर, लास्ट मंथ या लास्ट 2 मंथ का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, करना क्या चाहिए इसमें अब? देखिए, स्वान एनर्जी बिल्कुल वहीं पे खड़ा है जहां पे अभी थोड़ी देर पहले हमने एडीएफ फूड का चार्ट डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट आया 42 वीक्स के डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया, लेकिन 4-5 दिन उसके ऊपर टिका, विक्स बनाया बड़ी बड़ी और ब्रेकआउट फेल कर गया। तो अब लिक्विडेशन का पहला टारगेट 701 है, और उसके बाद अगला टारगेट जो बनता है वो 640 के अराउंड बनता है। तो मेक और ब्रेक लेवल्स के पास से फिलहाल तो नीचे है। अगले एक हफ्ते में अगर ये 800 रिक्लेम नहीं करता है तो फिर हाई लाइकली है कि ये 640 630 की जोन तक नीचे आ जाएगा।